राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 29। अब तक हम क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंजर इक्वेशन तक कवर कर चुके हैं भाई। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एप्लीकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्री पार्टिकल, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट सिमेट्री बॉक्स, पोटेंशियल स्टेप, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अब हमारे कम से कम 9 से 10 लेक्चर जो हमारे श्रोडिंजर इक्वेशन की एप्लीकेशन है उन पे बेस्ड ही मिलेंगे भाई। तो आज हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने की बजाय हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बाउंड स्टेट क्या होती है, अनबाउंड स्टेट क्या होती है भाई, क्योंकि इनका यूज हम एप्लीकेशन में डायरेक्ट करेंगे। हम वहां पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास कोई भी जैसे श्रोडिंजर इक्वेशन उसको सोल्व करके कोई इक्वेशन मिलेगी और उसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो वहां पर सॉल्यूशन में कई जगह पे आप लोगों को मिलेगा ई की पावर आयोटा के एक्स, कई जगह पे मिलेगा ई की पावर के एक्स। तो वहां पर आपको यहां समझना पड़ेगा कि हम कई जगह पे ई की पावर आयोटा के एक्स लेते हैं, कई जगह पे ई की पावर के एक्स क्यों लेते हैं, कि हमारे पास कहां पर जो पार्टिकल है वो ओसिलेट कर रहा है और कहां पर जो पार्टिकल है वो बाउंड है। तो वो हम आज के टॉपिक में समझाएंगे, जिससे आने वाले हमारे जो टॉपिक होंगे, एप्लीकेशंस होंगी, उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि इसका यूज हम एप्लीकेशन में जरूर करेंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाउंड स्टेट क्या होती है भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये बाउंड स्टेट होता है भाई। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी है वो नेगेटिव होगी तो हम कहेंगे बाउंड स्टेट है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड स्टेट की कंडीशन सिर्फ ये होगी यदि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन होगा एनर्जी से। ये फॉर्म रिमेंबर रखो, अगर वी एक्स ग्रेटर देन होगा ई से, देन वी कैन से दिस इज द बाउंड स्टेट। मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो क्या होगा? बाउंड होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर शुड बी वेल डिफाइंड क्वांटम मैकेनिकल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना भाई? सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड स्टेट कब होती है? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। यहां पर ये भाई क्लासिकल मैकेनिक्स में वैलिड नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ही ग्रेटर देन किससे है? टोटल एनर्जी से। तो ये हमारे पास क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स की कंडीशन है। और क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी विचित्र बातें बताती है भाई। ठीक है, जो हमारे बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो, परे हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ई ग्रेटर देन होगा, सॉरी ई लेस देन होगा वी एक्स से। तो अब हमारे पास क्या भाई, देखो कुछ केस पढ़ते हैं हम। यहां पर हम कुछ केस देखेंगे कि हमें यहां से पता चलेगा कि कैसे हमारे पास ई की पावर हम आयोटा के एक्स लेते हैं और कैसे हम ई की पावर माइनस ई की पावर प्लस के एक्स लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या भाई, हमारे पास मैंने ये पोटेंशियल कर्व है, ये आपको दिख रही है, ये क्या है? पोटेंशियल कर्व है। और ये हमारा क्या है? E1 है, E2 है और E3 है। ये क्या भाई, हमारे पास एनर्जी के लेवल है। E1 एनर्जी लेवल ये है, E2 एनर्जी लेवल ये है और E3 एनर्जी लेवल ये है। ठीक है, यहां पर मैंने माना कि यहां पर जो पोटेंशियल वो V1 है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? V2 है। मतलब V1 हमारे पास ये है और V2 हमारे पास ये हो गई। और हमारे पास कुछ रीजन बनाई मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर हमारे पास टोटल क्या भाई? 6 रीजन है। अब हम देखते हैं कि किस रीजन में पार्टिकल बाउंड होगा और किस रीजन में पार्टिकल अनबाउंड होगा। ठीक है, तो देखो भाई मैंने कंडीशन बता दी है कि जहां पर भी आपको दिखे कि ई है वो लेस देन वी एक्स है, वहीं पर क्या होगा? बाउंड स्टेट होगा। इसको एक बार मैं प्रैक्टिकल लाइफ से और कनेक्ट कर देता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पर बिल्कुल हम एक देसी एग्जांपल लेते हैं भाई। हमारे पास क्या भाई, ये कोई कुआं है। ठीक है, इस कुएं में कोई आदमी गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कोई कुआं है, कुएं में कोई आदमी गिर जाता है। अगर हमारे पास जो V है, V क्या भाई? कुएं की गहराई है और E क्या है? आदमी के बाहर निकलने की एनर्जी है। ठीक है, अगर मान लो V ग्रेटर देन E है, मतलब कुएं की गहराई वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आदमी की एनर्जी के, मतलब वो बाहर निकलने की एनर्जी के, तो सीधी सी बात है कभी भी आदमी कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आदमी कुएं में फंस गया, बाउंड हो गया। ये बात समझ में आ गई।
बट अगर ई ग्रेटर देन वी होगा, ठीक है, अगर उसकी एनर्जी कुएं की गहराई से ज्यादा होगी, मतलब वो इजिली बाहर निकल सकता है, तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो फ्रीली ऑसिलेट करेगा, वो कुएं से बाहर आ सकता है। तो हमारे पास ये क्या होगी, अनबाउंड स्टेट होगी। ठीक है, तो ये एक भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। अब इस एग्जाम्पल को याद रखो और इनको सोल्व करो। देखो यहां पर अब हमारे पास क्या है, E1 लेवल है। ठीक है, E1 लेवल है लेस देन V1 है, लेस देन V2 है। यहां पर देखो E1 लेवल ये हो गया और V1 ये है, V2 ये है, तो जो E1 है हमारा वो V1 से भी कम है और V2 से भी कम है। तो सीधी सी बात है भाई, हमारे पास देखो जो रीजन 1 है, रीजन 1 क्या होगा, बाउंड होगा, क्योंकि हमारे पास E1 है वो लेस देन V1 है। इसी प्रकार हमारे पास जो रीजन सेकंड है, रीजन सेकंड ये वाला हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, E1 लेस देन V2 है, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, बाउंड स्टेट होगा। तो 1 और सेकंड दोनों हमारे पास क्या है, बाउंड स्टेट हो गई। अब देखो V1 से बड़ा है E2 और लेस देन है V2। ठीक है, V1 से देखो, V1 से तो बड़ा है E2, दिख रहा है, V1 से बड़ा क्या है, E2, बट E2 है लेस देन है V2 से, E2 क्या है, लेस देन है V2 से। तो सीधी सी बात है भाई, हमारे पास जो थर्ड रीजन होगा वो क्या होगा, अनबाउंड होगा, बट जो फोर्थ रीजन होगा वो क्या होगा, बाउंड होगा। ठीक है, तो रीजन थर्ड है वो क्या है, अनबाउंड स्टेट हो गया, और फोर्थ रीजन है वो क्या हो गया, बाउंड स्टेट हो गया। अब देखो भाई जो E3 है, E3 लेवल ये हो गया। अब E3 है वो V1 से भी बड़ा है और V2 से भी बड़ा है। क्या है, V1 से भी बड़ा है और V2 से भी बड़ा है। तो हमारे पास जो फिफ्थ रीजन और सिक्स्थ रीजन है, दोनों के दोनों क्या होंगे, अनबाउंड होंगे। ठीक है, मतलब भाई देसी एग्जांपल समझो, सीधी सी बात है, ये बात है, अगर आदमी कुएं से बाहर निकल जाएगा तो वो हमारे पास अनबाउंड होगा, और कुएं में ही फंसा रहेगा तो वो बाउंड होगा। ओके, V ग्रेटर देन E होगा तो बाउंड स्टेट है, V लेस देन E होगा तो अनबाउंड स्टेट है। अब आता भाई हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, मतलब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन होती है, ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, फ्री पार्टिकल, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट सिमेट्री बॉक्स, पोटेंशियल स्टेप, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम। अब कुछ कुछ एप्लीकेशन तो ऐसी है भाई जिनके लिए मेरे को दो दो तीन तीन वीडियो बनानी पड़ेंगी भाई। ठीक है, लाइक हमारे पास जैसे हाइड्रोजन एटम है, बहुत बड़ा लेक्चर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी बहुत बड़ा लेक्चर है, 1 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए, और फिर इन पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसको हम एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे, मतलब हम इसको ऑपरेटर की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, लोवरिंग ऑपरेटर, लार्जिंग ऑपरेटर, मतलब ए डैगर, ए कैप जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर फिर हम मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ेंगे, पोजीशन ऑपरेटर पढ़ेंगे, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर तो बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। इसी प्रकार हाइड्रोजन एटम भी भाई बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये है इनको हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में कंप्लीट करते चले, लेकिन भाई इनकी वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी बनती जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मिनट, तो देख लेना भाई वो। ठीक है, तो एक आपको ये बात याद रखना भाई कि हम हर एप्लीकेशन में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, हर एप्लीकेशन में क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि क्या होती है, एच साई बराबर होता है ई साई। एच हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वी एक्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको वैसे तो हम पी स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होती है, तो पुट करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और ई साई एक्स ही हो ही गया। ठीक है, साई एक्स यहाँ पे क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है। ठीक है भाई, तो भाई हमारे पास ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कई जगह पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि साई एक्स बराबर मिल रहा है हमें A1 या ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और कई जगह पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि साई एक्स बराबर है ए ई की पावर के एक्स प्लस ए ई की पावर माइनस के एक्स। मतलब कई जगह पे तो हम आयोटा का ले रहे हैं भाई, कई जगह पे हम बिना आयोटा ले रहे हैं। तो ये आता कहाँ से भाई, ठीक है, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन करेंगे तब तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, वहां पर ये तो बताएंगे नहीं भाई कि आयोटा इस वजह से आया है, नहीं आया है। तो वो रीजन आप यहां पर देखो कि क्यों आयोटा आता है और क्यों आयोटा नहीं आता है। तो देखो, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग आर्बिट्रेरी पोटेंशियल। ठीक है, हमारे पास क्या भाई, देखो हमारे पास एक पोटेंशियल दे रखी है v बराबर 0, एक दे रखी है v बराबर है v नोट के, एक दे रखी है v बराबर है माइनस वी नोट, एक दे रखी है v बराबर है 2v नोट, और एक दे रखी है v बराबर 0। मतलब हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 पोटेंशियल है।
जीरो, वी नोट, माइनस वी नोट, टू वी नोट और जीरो, मतलब टोटल 5 रीजन है भाई, ठीक है। और हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो ये दे रखा है ई, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एनर्जी लेवल है फर्स्ट रीजन में वो ग्रेटर देन है वी से, एनर्जी लेवल है सेकंड रीजन में वो लेस देन है वी नोट से, एनर्जी लेवल है इन थर्ड रीजन में वो ग्रेटर देन है माइनस वी नोट से, एनर्जी लेवल है जो फोर्थ रीजन में वो लेस देन है टू वी नोट से, एंड एनर्जी लेवल जो फिफ्थ रीजन में है वो ग्रेटर देन है जीरो से। मतलब इसमें ग्रेटर देन है, इसमें ग्रेटर देन है और इसमें ग्रेटर देन है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इन तीनों रीजन में पार्टिकल है वो अनबाउंड होगा, पार्टिकल फ्री होगा। सेकंड और फोर्थ इन दोनों रीजन में पार्टिकल बाउंड होगा, ठीक है, ये बात भी रिमेंबर होनी चाहिए। ओके, अब देखो, यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स बराबर है ई साई एक्स। अब हम इसको अरेंज करेंगे भाई, हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन है उन सभी एप्लीकेशन में जो हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन यूज करेंगे उस फॉर्म को अब हम अरेंज करेंगे। तो आपको वो फॉर्म डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बस कुछ नहीं करेंगे कि हमारे पास जो ई है इसको इस साइड लेके आएंगे और माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो हमारी अरेंज फॉर्म होगी। देखो क्या भाई, हमारे पास एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर है माइनस ई साई एक्स है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो माइनस साइन था मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये फॉर्म आ गई। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हम इस साइड में ले आएंगे तो ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर जीरो हो गया। एच बार स्क्वायर बाई 2m है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस से हमारे पास क्या हो जाएगा 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर है जीरो। तो आपको ये फॉर्म याद रखनी है भाई, ठीक है। जहां पर भी हमारे पास हम श्रोडिंजर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे आपको ये फॉर्म लगानी है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर है जीरो। ओके, अब आ जाओ भाई हमारे पास रीजन 1 में, ठीक है। रीजन 1 में क्या था, वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, वी एक्स की वैल्यू जीरो थी तो यहाँ पर जीरो पुट करो, क्या बच जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर साई बराबर है जीरो। यहाँ पर मैंने साई 1 इसलिए रिप्रेजेंट कर रखा है कि फिर आगे हम साई 2, रीजन 1 के लिए साई 1 है, रीजन 2 के लिए साई सेकंड होगा, रीजन 3 के लिए साई थर्ड होगा, रीजन 4 के लिए साई फोर्थ होगा और रीजन 5 के लिए साई फिफ्थ होगा, ठीक है। मैं अभी ये साई 1 2 तो बोलूंगा नहीं भाई, ये मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख भी लो, और इनका कुछ खास महत्व भी नहीं कि साई 1 साई 2, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए लगा रखे हैं। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच बार स्क्वायर साई बराबर है जीरो हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई एक्स बराबर है जीरो। यहाँ पर हमारा जो k1 स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2m अपॉन एच बार स्क्वायर। एक तो ये जानने सबसे जरूरी है भाई, ठीक है, कि हमने इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट क्यों लिखा, k1 क्या हमारा यहाँ पे प्रोपगेशन कांस्टेंट है, हमने इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट क्यों लिखा। तो देखो हमारा k क्या होता है भाई, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, सिंपल 2 पाई बाई लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है भाई, हमारे पास h बाई पी होता है, ठीक है। डी ब्रोई हाइपोथेसिस में पढ़ा था ना कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो h बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h बाई पी हो गया। तो 2 पाई पी अपॉन में h आ गया, बराबर हो गया 2 पाई अपॉन में h, p की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट 2m होता है, क्या होता है, अंडर द रूट 2m होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि k1 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार हो गया, ठीक है। अगर कंप्लीट का रूट करोगे तो 2m अपॉन में एच बार स्क्वायर हो जाएगा, या k1 स्क्वायर बराबर हो गया 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, और यहीं पे मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए भी कि हम इसको k1 क्यों लिखते हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx, ठीक है। एक तो ये रिमेंबर रखो कि हमने यहाँ पे आयोटा लगाया है, इसका रीजन भी बताएंगे कि क्यों आयोटा लगाया है, लेकिन उससे पहले आप देखो सेकंड केस। सेकंड केस में भाई हमारे पास
वी एक्स किसके बराबर है, वी नोट के बराबर है, और हमने देखा था कि वी नोट है वो ग्रेटर देन ई है, ठीक है, वी नोट क्या है, ग्रेटर देन ई था हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी नोट साई सेकेंड एक्स बराबर है 0 हो गया, ठीक है। एक तो हमारे पास ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, यहाँ पर ये रिलेशन देखो भाई, हम ई माइनस वी नोट लिख रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर, ये भाई छोटी छोटी बातें हैं, ये नोट देके लिख लिया करो, ठीक है, हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिखने में कोई शर्म नहीं होती भाई, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए अच्छे से। मैंने भी हिंदी में लिख रखे हैं भाई बहुत जगह पे, कई बार क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं और इससे ही हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया भाई, ई माइनस का वी नोट है यहाँ पे। तो एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए आपको कि हमारे पास यहाँ पर जो बड़ा होगा वही पहले आएगा। यहां पर अगर हमारा क्या है, वी नोट ग्रेटर देन ई है, तो वी नोट माइनस ई आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या आएगा, वी नोट माइनस ई, ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है। अगर यहाँ पे ई ग्रेटर देन वी नोट होता, क्या होता, ई ग्रेटर देन वी नोट, तो हम उसको लिखते ई माइनस वी नोट, बट हम देख रहे हैं कि वी नोट ग्रेटर देन ई है, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे और वी नोट माइनस ई की फॉर्म में लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर वी नॉट माइनस ई साई सेकंड एक्स या साई एक्स बराबर है 0 हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं भाई, एप्लीकेशन में हम ये छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे, तो आप यहीं से अच्छे से सीख कर चले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, माइनस यहां पे मैंने लिख रखा है अल्फा स्क्वायर साई एक्स बराबर है 0, यहां पर मैंने अल्फा वर्ड लिख रखा भाई, वहां पे मैंने क्या लिखा था, के लिखा था, यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, वो भी बताएंगे कि क्यों है। अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, 2m अपॉन एच बार स्क्वायर वी नॉट माइनस ई के बराबर है, ठीक है, ये किसका है, अल्फा स्क्वायर हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए टू ई की पावर अल्फा 1x प्लस बी टू ई की पावर माइनस अल्फा 1x है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से भी लिख रखा है कि ए टू ई की पावर अल्फा 1x प्लस बी टू ई की पावर माइनस अल्फा 1x। अब यही समझना है भाई, यहाँ पर आयोटा की फॉर्म क्यों नहीं आई और वहां पर आयोटा की फॉर्म क्यों आई, ठीक है। तो याद रखना भाई कि जहां पर भी पार्टिकल फ्री होगा, फ्री होने का मतलब क्या है, जहां पर भी एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी होगी, ई ग्रेटर देन वी होगा, वहां पर ऑलवेज पार्टिकल फ्री होता है, ठीक है। पार्टिकल फ्री होने का मतलब क्या है कि ओसिलेशन करना, ठीक है, पार्टिकल फ्री का मतलब क्या है कि पार्टिकल ओसिलेट करेगा, ठीक है। और ओसिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओसिलेशन को हम आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर वी नॉट ग्रेटर देन ई का मतलब है कि पार्टिकल बाउंड है, पार्टिकल बाउंड का मतलब है कि पार्टिकल ओसिलेट नहीं कर रहा है, और ओसिलेट नहीं कर रहा है तो वहां पर आयोटा की फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर इसलिए आयोटा की फॉर्म नहीं आई, यहां पर जो ई की पावर अल्फा एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ को, और ई की पावर माइनस अल्फा एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियली डिके को, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास यहां पर ई की पावर आयोटा के एक्स आया है और यहां पर ई की पावर अल्फा एक्स आया है, ठीक है, कि यही बताना चाह रहा था भी कि कैसे पता चलता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कहां पर हमें आयोटा की फॉर्म लेनी है और कहां पर हमें ई की पावर अल्फा एक्स लेना है। अब इनमें भी हमें कौन सी टर्म लेके चलनी है, ठीक है। अब देखो आयोटा वाली तो सीधी सी बात भाई समझ में आती है, लेकिन इनमें हमें कौन सी टर्म लेके चलनी है, ये टर्म लेके चलनी है कि ये टर्म लेके चलनी है, तो ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के आखिरी में। हमें पता लगेगा कि हमें ये टर्म उठा के चलना है, हमारे पास जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो या फिर ये फॉर्म लेके चलनी है। यहां पर आप सिर्फ इतना समझो कि हमारे पास क्या आ रहा है, ए टू ई की पावर अल्फा एक्स आ रहा है और बी टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स आ रहा है। थर्ड केस है कि वी एक्स बराबर दे रखा है माइनस का वी नोट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ई ग्रेटर देन क्या है, वी नोट हो गया, तो हम पुट करेंगे माइनस वी नोट, तो हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई प्लस वी नोट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ई प्लस वी नोट साई एक्स बराबर है 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आएगा भाई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर साई थर्ड एक्स बराबर 0। यहां पर हमने k2 लिया है क्योंकि k1 वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया था, तो यहाँ पे क्या है, k2 आया, k1 और k2 बोथ आर डिफरेंट, k2 के स्क्वायर क्या है, 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई प्लस वी नोट है, ठीक है।
द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, a3e⁻i⁴ प्लस b3e⁻−i⁴. अब देखो भाई आयोटा आया है, आयोटा क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर e ग्रेटर देन है -v0 से, मतलब पार्टिकल क्या फ्री है, ओसिलेट कर रहा है, तो आयोटा की फॉर्म आ गई। ओके, फोर्थ केस है भाई कि Vx बराबर क्या था, 2v0 था। ठीक है, Vx क्या था, 2v0 था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो E है वो लेस देन किससे, 2v0 से है। E लेस देन 2v0 है, इसका मतलब बाउंड स्टेट होने वाली है, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसमें आयोटा नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, E माइनस का 2v0 साई x बराबर 0 हो गया। लेकिन हमें पता है कि 2v0 ग्रेटर देन E है, तो क्या आना चाहिए, 2v0 माइनस E होना चाहिए, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर साई एक्स बराबर -2m अपॉन h बार स्क्वायर, 2v0 माइनस ई साई एक्स बराबर 0 हो गया। अब हमारे पास कंपेयर करेंगे तो ये जो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैंने क्या कैसे किया भाई कि हमारे पास जहाँ पे आयोटा की फॉर्म बन रही है उसको तो मैंने k1 k2 से रिप्रेजेंट किया है, और जहाँ पर हमारे पास सीधी ई की मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और एक्सपोनेंशियली डिके की टर्म बन रही है, वहाँ पे मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा 2 स्क्वायर बराबर हो गया 2m अपॉन h बार स्क्वायर 2v0 माइनस ई हो गया। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, a4e⁻α2x प्लस b4e⁻−α2x हो गया। ठीक है, इसी प्रकार रीजन 5 क्या कहता भाई, रीजन 5 पे bx क्या थी, 0 थी, vx की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है, e ग्रेटर देन vx है, क्योंकि v हमारा 0 हो गया, तो हमारे पास वही आयोटा की फॉर्म आ जाएगा। और हमने 2m अपॉन h बार स्क्वायर क्या था, k1 था, क्या था, k1 था, देखो ये रहा। ठीक है, k1 बराबर क्या, √2m अपॉन h बार स्क्वायर है। ठीक है, पूरा अगर रूट लेंगे तो h बार स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो k1 स्क्वायर है 2m अपॉन h बार स्क्वायर हो गया, तो k1 क्या हो गया, √2m अपॉन h बार स्क्वायर हो गया। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, a5e⁻i⁴ k1x प्लस b5e⁻−i⁴ k1x हो गया। ये हमारे पास जो हम लिख रहे हैं a1 b1 b2 ये सारे क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास कैसे हमारे पास e की पावर आयोटा k की फॉर्म आती है, और कैसे हमारे पास e की पावर मतलब kx आता है, मतलब अल्फा x कह सकते हो, कि कैसे हमारे पास ओसिलेशन होता है और कैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिके और ग्रोथ होता है। अब देखो भाई, अब हमारे पास हम बताना चाहते हैं भाई कि हमने क्यों k1 लिया है, k2 लिया है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, हमारे पास अब हम देखेंगे कि कौन सा हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ लेके चलेंगे या एक्सपोनेंशियली डिके की टर्म लेके चलेंगे। ठीक है, बस अब ये 5 मिनट की वीडियो रह गई। अब इसमें देखो साई1x के बराबर क्या है, a1e⁻i⁴ k1x प्लस b1e⁻−i⁴ k1x था। रीजन 1 की बात करें, रीजन 1 का सोल्यूशन ये था, जहां पर हमारे पास जो k1 है वो था √2m अपॉन h बार स्क्वायर था, मतलब, और k1 क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 भी होता है। ठीक है, ये लैम्डा 1 है, यहाँ पे हमारे पास k1 की बात हो रही, तो हमने लैम्डा 1 लिख लिया। e की पावर आयोटा k1x क्या होता है भाई, कोस k1x प्लस आयोटा साइन k1x होता है, और e की पावर माइनस आयोटा k1x क्या होता है, कोस k1x माइनस आयोटा साइन k1x हो गया। मैंने बताया जहां पर भी आयोटा होता है उसका मतलब क्या आता है, ओसिलेशन फंक्शन। क्या होता है, ओसिलेशन फंक्शन होता है। एंड साइन थीटा और कोस थीटा तो आल्सो ओसिलेशन फंक्शन होते हैं। तो ये क्या कर रहा है भाई, ओसिलेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, फ्रीली ओसिलेट कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा लैम्डा 1 है वो ये है भाई। ठीक है, क्या है, लैम्डा 1 की वैल्यू ये है। अब आ जाओ भाई रीजन थर्ड। रीजन थर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि जो साई थर्ड एक्स बराबर होगा a3 की पावर आयोटा k2x प्लस b3 की पावर माइनस आयोटा k2x होगा। k2 की वैल्यू आई थी हमारे पास √2m e प्लस v0 अपॉन h बार स्क्वायर, और k2 हमारे पास क्या होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा 2 भी होता है, मतलब हमारे पास सीधा देखे तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लैम्डा होता है। अब k1 और k2 का कंपेयर करो, यहाँ पर है √2m e अपॉन h बार स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 2m √2m इंटू ई प्लस v0 अपॉन h बार स्क्वायर। वहाँ पर खाली e था, यहाँ पे e प्लस v0 है। सीधी सी बात है, तो k2 ग्रेटर देन होगा k1 से, और हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, तो लैम्डा 1 ग्रेटर देन हो गया लैम्डा 2 के। ठीक है, इसलिए लैम्डा 1 तो ऐसे ही इतना बड़ा होगा और लैम्डा 2 इतना छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जो वेव है वो कोई भी पार्टिकल वो ओसिलेट कर रहा है तो इस वेवलेंथ से करेगा। यहाँ पर हमारे पास अगर k1 ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास से उसका वेवलेंथ वो उतना कम हो जाएगा, क्योंकि k इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लैम्डा के। ठीक है, फिर देखो भाई हमारे पास रीजन सेकंड में देखो,
रीजन सेकंड में हमने पढ़ा था a2e⁻α1x प्लस b2e⁻α1x होता है, ठीक है। इसको भी भाई मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन पहले रिमेंबर रखो कि जहां पर भी आपको दिखे कि यहाँ पर हमारा बाउंड स्टेट है v0 ग्रेटर देन e है, तो उस अफेक्ट को क्वांटम मैकेनिक्स में कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कह सकते हो, टनलिंग कह सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। स्पेलिंग बोल देता हूं मैं, TUNNELLING, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई, इसको हम टनलिंग क्यों कहते हैं, ये भी भाई आगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे वहां पर बताएंगे कि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, बाउंड स्टेट होने की बजाय भी पार्टिकल के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, और इस इफेक्ट को क्वांटम टनलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे जब जब हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे बेस्ट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन समझ लो। तो यहाँ पर देखो भाई, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप लोगों के पास मान ले भाई कोई गन है, ठीक है। तो गन से आप क्या करते हैं भाई, कोई भी दीवार पे शूट करते हैं, ठीक है। तो दीवार पे जब आप शूट करोगे तो वहां पर जैसे ये मान ले भाई कोई दीवार है, दीवार की थिकनेस है, तो सीधी सी बात है भाई कि जो बंदूक है, जो हमारी गोली है, वो या तो भाई दीवार के साथ लगते ही गिर जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी फंस के वहीं फंसी रहेगी, या फिर थोड़ा और आगे जा सकती है, थोड़ा और आगे जा सकती है। ये तो नहीं भाई कि दीवार को क्रॉस ही कर देगी, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई कि दीवार को क्रॉस ही कर देगी। मतलब जैसे जैसे दीवार की थिकनेस बढ़ती जा रही है, गोली के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जा रही है। गोली सबसे ज्यादा पाने के चांस कहाँ है कि दीवार को लग के वहीं पे रुक गई, या फिर थोड़ी सी अंदर चली गई, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, यहाँ पे आके भाई हम कहेंगे कि गोली से आगे जा ही नहीं सकती, यहीं पे रुक गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो डिके का प्रोसेस है, एक्सपोनेंशियली डिके का जो प्रोसेस है वो मोर डोमिनेंट है एज कंपेयर टू ग्रोथ के। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता भाई कि हमारे पास जो गोली है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दीवार के बिल्कुल अंदर ज्यादा हो और बाहर कम हो, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या होगा कि वो डिके होने की होती जाएगी, ठीक है, मतलब गोली के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो डिके वाली टर्म है वो ऑलवेज डोमिनेंट होगी। रिमेंबर रखना है कि हमारे पास डिके वाली है वो ऑलवेज डोमिनेंट होगी, ठीक है। ये बातें भाई हम वहां पे नहीं बताएंगे कि हमारे पास ये कैसे आ गया, वहां पर भी बच्चे पूछेंगे कि सर ये कैसे डिके हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों टर्म ग्रोथ की भी और डिके भी की भी है, लेकिन डिके की क्यों ले ली, ठीक है। तो यहां पर अच्छे से देख लो भाई, इनका हम डायरेक्ट वहां पे यूज ही करेंगे। इन प्रैक्टिकल लाइफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बोल्ट इन रीजन सेकंड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकता है या एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कह सकते हो, और ये एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो डिके वाली जो टर्म होती है वो मोर डोमिनेंट होती है। हेंस एक्सपोनेंशियली डिके टर्म इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियली गेन टर्म या ग्रोथ टर्म या इंक्रीज टर्म। रीजन 4 क्या था, a4e⁻α2x प्लस b4e⁻−α2x था। तो यहाँ पर भी जो डिके टर्म होगी वो क्या होगी, मोर डोमिनेंट होगी। और रीजन 5 क्या था भाई, हमारे पास a5e⁻i⁻k1x मिला था प्लस b5e⁻−i⁻k1x मिला था। यहाँ पर हमारे पास e⁻k1x और e⁻−i⁻k1 क्या है, ऑसिलेटर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। k1 की वैल्यू थी √2me/h²। इन रीजन 1 एंड 5 द वेवलेंथ इज सेम। रिमेंबर भाई, क्योंकि हमारे पास क्या है, k1 सेम है, तो वेवलेंथ भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। बट इन रीजन 5 द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज एज कंपेयर टू 1 के। बट एम्पलीट्यूड क्या है, डिक्रीज मिलेगा। डिक्रीज होने का रीजन क्या है भाई, कि हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विच इज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्स। मतलब जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एक्स के साथ डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ सेम है बट जो ऑसिलेट कर रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा भाई जो हमारा अभी तक हमने काला चिट्ठा पढ़ा है उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है कि रीजन 1 में फ्रीली ऑसिलेट करेगा, ये हमारा λ1 की वैल्यू है। जैसे ही रीजन सेकंड में पूछेगा, बाउंड स्टेट की कंडीशन लग जाती है। बाउंड स्टेट में हमें पता है कि जो डिके टर्म होती है वो मोर डोमिनेंट होती है, तो ये डिके हो गया, ठीक है। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम होती जा रही है। फिर जैसे ही हम रीजन 3 में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पार्टिकल फिर ऑसिलेट करता है। ये पार्टिकल फिर ऑसिलेट कर रहा है लेकिन लो एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डिके हो चुका है भाई। वो क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है।
तो ये डिके होता गया, ठीक है। फिर हम एक्सपोनेंशियल 4 में जैसे ही पहुंचते हैं तो हम फिर देखते हैं कि बाउंड हो गया, बाउंड हो गया तो एक्सपोनेंशियल डिके की टर्म डोमिनेट करेगी। और फिर हम जैसे ही रीजन 5 में पूछते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है, पार्टिकल फिर फ्रीली हो जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही लो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब हो चुकी होगी। लेकिन वेवलेंथ जो λ1 यहाँ पे है वही λ1 यहाँ पे होगा, ठीक है। और हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर K2 है वो ग्रेटर था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारे K1 यहाँ पर K1 तो ये हो गया, K2 ये हो गया। तो हमने देखा था कि जो हमारा K2 है वो ग्रेटर देन K1 था, इसका मतलब λ1 है वो ग्रेटर देन λ2 होगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा पढ़ा दिया भाई, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो भाई अब हम कल स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फ्री पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, और वीडियो बनाते बनाते हम हाइड्रोजन एटम तक बनाएंगे। तो ये हमारी भाई एक लगभग 10 से 15 वीडियो की सीरीज चलेगी अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।